नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की और जो कि आ रही है हमीरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना में एक सिंडिकेट चल रहा है और ऑपरेटर दीपक कुमार सुमेरपुर में जिनकी तैनाती की गई है वह मनरेगा से सिंडिकेट कर रहे हैं और गृह विकास खंड सुमेरपुर में उनकी तैनाती की गई है। अब बता दें कि छिमोला ग्राम पंचायत में वह निलंबित हो चुके हैं पहले, इसके बाद उनकी तैनाती वापस से की गई है। घोटाले के मामले में निलंबित किए गए थे कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक कुमार सुमेरपुर में, जहां उन पर फिर से घोटाले का आरोप लगा है। आपको बता दें कि मनरेगा पैसा पत्नी के अकाउंट में डालते थे आरोपी और मनरेगा का पैसा अपने और पत्नी के अकाउंट में डालते थे। उन्होंने मनरेगा का पैसा गबन करने के उन पे आरोप लगे हैं। आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ऑपरेटर को हुक्मरानों ने संरक्षण प्राप्त करने का खुला छूट दिया है। हमीरपुर में ये खबर आ रही है, हमीरपुर में एक ऑपरेटर ने मनरेगा का पैसा अपने पत्नी और अपने अकाउंट में डाले हैं। पहले निलंबित किए गए हैं, फिर से उनकी तैनाती की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पुराने संसद भवन के भीतर संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद किया। पहली बार संसद बनने के बाद को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद का सदस्य बना था और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में जब मैंने प्रवेश किया था तो सहज रूप से इस सदन के द्वार पर अपना शीश झुकाकर अपना पहला कदम रखा था। वह पल मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ था और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा कभी संसद में प्रवेश कर पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा। इस दौरान संसद से जुड़े कई मुद्दों को पीएम ने याद किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया था। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष। लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने
बहुत बड़ी रक्षा की है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल लगे। जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। हो गया है और पीएम मोदी ने लोकसभा में अपना संबोधन दिया, जिसके बाद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर में आज तक हिंसा हो रही है और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने आगे कहा कि मणिपुर में आज तक दंगे हो रहे हैं, वो देश के कोने कोने में जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते। खड़गे ने आगे कहा कि ईडी सीबीआई से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। वहीं संसद के विशेष सत्र के दौरान खड़गे ने एक कविता का जिक्र करते हुए कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, देने हैं तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। बदलना वहीं खबर तेलंगाना से है, जहां कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा, तेलंगाना के लोग जब हमें विधानसभा चुनाव में चुनकर भेजेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, हम उन सभी वादों को पूरा करने का काम करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम सभी जगह कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी ने
राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जो कल गारंटीज तेलंगाना के लोगों को प्रॉमिस किया है, उन सब गारंटीज को पूरा करने का काम हम तब करेंगे जब यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ की हमको चुनकर भेजेगी। बहुत जल्द तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर बहुत तेजी से कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपनी गारंटीज के दम पर, कार्यकर्ताओं की ताकत पर, और कांग्रेस वो पार्टी, वो दल है। जब तेलंगाना राज्य का जन्म हुआ था तो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी और हमारी सरकार ने इसको अंजाम दिया था। यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जो बाकी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, सभी जगहों पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। जो परिणाम हमने देखे हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, वहां पर भाजपा को हम लोगों ने हराया और अगले साल जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी जीते। बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली के बाहर हुई और ये जो जगह चुनी है पार्टी ने, इसका एक मैसेज गया है पूरे तेलंगाना के अंदर। लोग इस बात को समझ गए हैं कि कांग्रेस अभी कमबैक करने वाली है बहुत मजबूती के साथ। जो कल जोश हमने देखा लोगों के अंदर, लाखों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता, खासकर नौजवान, इस बात को समझ गया कि तेलंगाना का भविष्य कांग्रेस पार्टी के साथ है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार यहां पर बनाएगी। कर्नाटक का फॉर्मूला हम लोगों ने जो गारंटीज कर्नाटक में दिया था उसको हम 100% लागू कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसको हम पूरा करेंगे। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर ये गारंटीज को जनता के सामने कल पेश किया है और जो रिस्पांस लोगों का था, लोग अब एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता के लिए काम करे। इसलिए इन सारे प्रोमिसेस को हम लोग कमिटमेंट के साथ पूरा करेंगे, ऐसा हम लोगों ने कल घोषणा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारी बात पर विश्वास करेगी। तो तेलंगाना में माइनॉरिटी के ऐसे कोई विशेष पार्टी अमित शाह देखिए, हम लोगों ने जो गारंटीज दिए हैं वो सबके लिए दिए हैं। तो ये बीजेपी की चाल होती है कि धर्म, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांटा जाए। यहाँ पर प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा, ये इतिहास पुराना रहा है यहाँ का। आपस में प्रेम से सब लोग रहें, ये हमारी पार्टी निश्चित करेगी। सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा और सबको मान सम्मान के साथ आगे विकसित करेंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है और यहाँ पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जब लोगों का रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ से विड्रॉ किया है। विवादित भाषण के मामले में अदालतों के चक्कर काट रहे सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके बाद से सपा नेता का दर्द छलक पड़ा है। गाजियाबाद में उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैं बकरी, मुर्गी और किताब चोर हूं, लेकिन दूसरी ओर मेरे यहाँ रेड पड़ता है। इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के सवाल पर आजम खान ने कहा कि मैं उस वक्त पता नहीं कहाँ होऊंगा। जब शायराना अंदाज में जवाब देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार मुझको ढूंढेगी, ना जाने मैं कहाँ रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए आजम खान ने उन्हें देश का सबसे बड़ा व्यक्ति बताया और कहा कि हमें उम्मीद है कि वह कुछ ऐसा करेंगे जैसा अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने न किया हो। अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बातें हैं, मेरा तो बहुत छोटा सा इस तरह मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ आईटी का रेड होता है मेरे यहाँ। चोर किया, बकरी चोर किया, किताब चोर। अच्छा, सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं? 1000%। जो आपके साथ गुजरा है या आप लेकर के 2024 के अगर चुनाव प्रचार होंगे, इंडिया गठबंधन सामने है
और सीधे सीधे भाजपा से ही लड़ाई हो रही है, तो आप इन बातों को रखेंगे कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? ना, वजह बस 2 आंसू गिर जाएंगे, लोग समझ लेंगे क्या हुआ। सर गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे आप? मतलब मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। कितनी सीटें सर देख रहे हैं 2024 के चुनाव में यूपी में इस बार आप? अब मैं आपसे कहूंगा कि मैं अंधा हूं, देख ही नहीं सकता, गूंगा हूं, बोल नहीं सकता, बहरा हूं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने बीते सालों में समाज के हर वर्ग के लिए काम किए हैं, देश और प्रदेश के विकास के लिए काम किए हैं। वहीं गरीबों का जीवन बदलने वाले इन कामों के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, जिन्हें प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और यह बात प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा। निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी के द्वारा ये बातें कही गई हैं वो बातें निश्चित रूप से आज हमारी जनता के बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस चीज को उतारा, चाहे विकास के मुद्दे हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं, और पूरी निश्चित में बात हमारे अपनी रखी है। मेरा तो मूल रूप से ये है कि आज हमारा पन्ना विधानसभा में यात्रा थोड़ी सी है और आज ही कल रात को आई और आज निकल के सुबह को लेके अंदर चली जाएगी। और जैसा कि आप सबको विदित भी है कि हमारे असम के मुख्यमंत्री जी भी बता रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा एक और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज हम अपना भी जो कि माननीय मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीआरपी संघ ने मुख्यमंत्री से महापंचायत बुलाने की मांग की है। सीआरपी संघ ने भोपाल में मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। वहीं पहली मांग के रूप में सीआरपी मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वालों को संपूर्ण मध्य प्रदेश पंचायत कर्मी या मिशन कर्मी का दर्जा देकर कलेक्ट्रेट रेट पर कंसल्टेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाए। और दूसरी मांग के रूप में यह रखी कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पंचायत विभाग में किसी भी पद पर कोई भी भर्ती निकलती है तो भर्ती परीक्षा में प्रथम प्राथमिकता अंकों सहित हम सीआरपी भाइयों बहनों को दी जाए। वहीं सीआरपी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एसपी प्रजापति ने कहा कि निश्चित समय में संघ की मांगों पर शासन गौर नहीं करेगा तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। तक यह संदेश भेजना चाहते कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें पंचायतों में हम सभी सीआरपी भाई बहनों को पंचायत कर्मी का दर्जा मिले और जो भी हमारा मानदेय है 10,000, 20,000 या फिर 15,000 या 12,000 जो भी हम लोगों को मानदेय मिलता है वो हम लोगों को एक मुश्त में, हम सभी सीआरपी भाई बहनों का मानदेय एक मुश्त होना चाहिए। और सर 2001 से हम लोग समूहों का काम कर रहे हैं, समूहों से जुड़े हैं, सभी माताएं भाई बहनों को उनका समूह गठन हम लोगों ने किया है। उन सभी का गठन से लेकर बैंक तक उनका सीसीएल कराना, सीआईएफ दिलवाना, सारे काम हम सीआरपी भाई बहन करते हैं। जबकि जो भी मानदेय हम लोगों को मिलता है वो मानदेय टुकड़ों में मिलता है, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000। और जो मानदेय मिलता है एक्चुअली में वो मानदेय भी हमें 3 महीने में, 4 महीने में, और पता चला कि वो साल। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर उदयनिधि स्टालिन का विरोध हो रहा है। अब अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्टालिन के खिलाफ नारे लगाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटक के मंत्री स्टालिन और डीएमके के सांसद द्वारा सनातन को अपमानित करने और खत्म करने के बयानों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सनातन को खत्म करने की ताकत तो पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, वो केवल अपना वोट बैंक साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जो सनातन धर्म को कोई भी हानि पहुंचाएगा उसे उसका जवाब मिल जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा मीडिया हाउस और पत्रकारों का बॉयकॉट करने के मामले पर भी अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीडिया के बिना कुछ नहीं चल सकता है, ये लोकतंत्र का चौथा पाया है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई अभद्र टिप्पणी पर भी उन्होंने हमला बोला। उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको अपनी जमीन की रक्षा के लिए
सर कटवाते बेटी को देगा ही, लेकिन दहेज का बंधन साथ साथ 12 अन्य दलों को भी, उनको भी एकता की रचनात्मक और उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको अपनी जमीन की रक्षा के लिए सर कटवाते बेटी को देगा ही, लेकिन दहेज का बंधन नहीं होता। जिंदाबाद डॉक्टर को हरबंस है, जिंदाबाद डॉक्टर। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।